नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के लगभग 1000 साल के बहुत बड़े सफ़र को समझने की कोशिश करेंगे। ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। सोचिए, कविताओं, कहानियों और विचारों के एक पूरे महासागर को एक तरतीब देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जरा सोचकर देखिए, अगर किसी को इतनी लंबी अवधि के साहित्य को समझना हो, तो वो शुरुआत कहाँ से करेगा? क्या इसे राजाओं के शासनकाल के हिसाब से बांटा जाना चाहिए, या फिर उस वक्त समाज में जो बड़े-बड़े बदलाव हो रहे थे, उनको पैमाना बनाना चाहिए? और देखिए, ठीक यही सवाल हिंदी साहित्य के बड़े-बड़े विद्वानों के लिए एक सदी से भी ज़्यादा समय से एक चुनौती बना रहा है। क्योंकि साहित्य का इतिहास लिखने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किताबों और कवियों की एक लिस्ट बना दी। नहीं, इसका मतलब है उस पूरे दौर की आत्मा को पकड़ना। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। हम ये देखेंगे कि साहित्य का ये नक्शा आखिर बना कैसे, आदिकाल के नाम पर इतनी बहस क्यों छिड़ी, भक्ति काल में आस्था की कौन-कौन सी अलग-अलग धाराएं थीं, रीति काल को स्टाइल का यानी शैली का युग क्यों कहते हैं, और आधुनिक काल ने कैसे साहित्य में एक नई सुबह ला दी। और हाँ, आखिर में इस पर भी बात करेंगे कि ये सब जानना आखिर हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। साहित्य का ये जो काल विभाजन है, ये आखिर है क्या चीज? इसको ना एक नक्शा बनाने जैसा समझ सकते हैं। ये बस चीजों को अलग अलग डिब्बों में रखने जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। हर काल विभाजन अपने आप में इतिहास की एक व्याख्या है, एक नजरिया है। मतलब जब हम किसी दौर को एक नाम देते हैं तो हम असल में ये कह रहे होते हैं कि उस दौर की सबसे बड़ी पहचान क्या थी। ये हमें उस जमाने के समाज, राजनीति और सोच को समझने का एक फ्रेम देता है। और हिंदी साहित्य का नक्शा बनाने की जो पहली बड़ी कोशिश हुई, वो हमें ले आती है आदिकाल तक। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस सबसे शुरुआती दौर का नाम रखना ही अपने आप में सबसे बड़ा विवाद बन गया। और इस पूरी कहानी के जो सेंट्रल फिगर हैं, वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने हिंदी साहित्य का पहला सिस्टमैटिक, मतलब व्यवस्थित और वैज्ञानिक इतिहास लिखा, जिसे आज भी एक मील का पत्थर माना जाता है। और उन्होंने ही इस शुरुआती दौर को एक नाम दिया था। शुक्र जी ने इस दौर को नाम दिया वीर गाथा काल, मतलब वीरों की कहानियों का युग। उनका तर्क ये था कि उस समय के साहित्य में ज्यादातर राजाओं की वीरता और लड़ाइयों की ही बातें थीं, लेकिन कई दूसरे विद्वान इस बात से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि भाई, वीर गाथा काल कहने से उस दौर में जो दूसरा साहित्य लिखा जा रहा था, जैसे धार्मिक और लोक साहित्य, वो तो छूट ही जाता है, उसकी अनदेखी होती है। इसीलिए चारण काल और सिद्ध सामंत काल जैसे दूसरे नाम भी सामने आए। खैर, काफी बहस के बाद आदिकाल नाम पर ज्यादातर लोग सहमत हुए, जिसका सीधा सा मतलब है शुरुआती दौर। तो सवाल यह है कि शुक्ल जी का यह तर्क आया कहां से? उन्होंने अपना आधार बनाया कुछ खास रचनाओं को, जैसे कि पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो। इन ग्रंथों में वीरता, शौर्य और युद्ध का ऐसा जबरदस्त जिक्र है कि लगता है जैसे पूरा युग ही तलवारों की खनक से गूंज रहा हो। और इसी लिटरेरी एविडेंस, इसी साहित्यिक सबूत के आधार पर उन्होंने इसे वीर गाथाओं का युग कह दिया। अब वीर गाथाओं के बाद साहित्य ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने समाज और लोगों की सोच दोनों को बदल कर रख दिया। हम दाखिल होते हैं भक्ति काल में, एक ऐसा दौर जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज भी कहा जाता है। सवाल ये उठता है कि तलवार और वीरता की कहानियों के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया भाई, कि साहित्य का जो फोकस था वो ईश्वर और भक्ति बन गया। असल में ये बदलाव उस दौर की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का ही नतीजा था। इस दौर की सबसे बड़ी पहचान यही थी कि साहित्य की प्रेरणा अब कोई राजा या कोई युद्ध नहीं था, बल्कि ईश्वर के प्रति प्रेम और आस्था थी। कबीर, सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई, इन जैसे कवियों ने अपनी रचनाओं से जैसे पूरे उत्तर भारत में एक आध्यात्मिक क्रांति ही ला दी। और हाँ, ये भक्ति आंदोलन कोई एक जैसा नहीं था। इसमें कई अलग अलग धाराएं थीं। मोटे तौर पर इसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक निर्गुण, यानी निराकार ईश्वर की उपासना करने वाले, और दूसरा सगुण, यानी साकार ईश्वर की भक्ति करने वाले। फिर निर्गुण में भी ज्ञान और प्रेम के रास्ते थे, तो वहीं सगुण में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति की अपनी अपनी शानदार धाराएं थीं। भक्ति की इस गहरी और पवित्र लहर के बाद साहित्य का फोकस एक बार फिर बदला। अब हम पहुंचते हैं रीतिकाल में, एक ऐसा दौर जहां कविता का मकसद ईश्वर को पाना नहीं, बल्कि कविता लिखने की कला, उसकी कारीगरी का प्रदर्शन करना बन गया। इस दौर का जो सेंट्रल कीवर्ड है वो है रीति। रीति का मतलब होता है एक
तयशुदा तरीका, एक स्टाइल। इस काल के कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र के नियमों, जैसे कि अलंकार क्या है, रस क्या है, नायक नायिका के कितने प्रकार होते हैं, इन सब के आधार पर कविताएं लिखीं। यहाँ इमोशन से ज्यादा आर्ट और क्राफ्ट पर जोर था। और फिर आया आधुनिक काल। यह सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये एक साहित्यिक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने हिंदी साहित्य का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस क्रांति के पीछे कई बड़े कारण थे। अंग्रेजी शासन और नई शिक्षा प्रणाली ने सोच के नए दरवाजे खोल दिए, और सबसे बढ़कर छापेखाने यानी प्रिंटिंग प्रेस ने तो जैसे विचारों को पंख ही लगा दिए। अब बातें, कहानियां, विचार बहुत तेजी से फैल सकते थे, और इसी ने एक नए तरह के साहित्य के लिए जमीन तैयार की। आधुनिक काल की सबसे बड़ी पहचान अगर कोई है तो वो है गद्य का विकास, यानी प्रोज का। हजारों साल से साहित्य का मतलब मुख्य रूप से कविता ही था, लेकिन अब कहानी, उपन्यास, निबंध और नाटक जैसी विधाएं लिटरेचर के सेंटर स्टेज पर आ गईं। साहित्य अब राजदरबारों से निकलकर आम आदमी की जिंदगी का आईना बन रहा था। तो हमने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक का एक बहुत तेज सफर तय किया, लेकिन सवाल अब भी वही है कि इन अलग अलग कालों के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है? ये क्यों मायने रखता है? आखिर ये वर्गीकरण इतना जरूरी क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये हमें एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा देता है जिससे हम हजारों साल के साहित्य को आसानी से समझ सकें। ये हमें दिखाता है कि जब जब समाज बदलता है तो कहानियां और कविताएं भी बदल जाती हैं। ये हमें भाषा के विकास की कहानी सुनाता है और किसी भी युग की आत्मा को, उसकी सोच को समझने में हमारी मदद करता है। और आखिर में साहित्य का इतिहास सिर्फ तारीखों और नामों की एक सूखी लिस्ट नहीं है। नहीं, ये तो विचारों की एक बहती हुई नदी की कहानी है, जिसमें हर मोड़ पर एक नई धारा आकर जुड़ती है और एक नया ही खूबसूरत मंजर बनता है। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज का दौर, हमारा दौर, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, डिजिटल कंटेंट का दौर। जरा सोचिए, आज से 100 साल बाद भविष्य के इतिहासकार जब हमारे आज के साहित्य को देखेंगे तो वो इसे क्या नाम देंगे? क्या वो इसे सूचना काल कहेंगे, या डिजिटल युग, या फिर कोई ऐसा नाम जो हम अभी सोच भी नहीं सकते? खैर, इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।